हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो शाम को 4 बजे अपलोड होना था, बट किसी कारणवश मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो अभी ये वीडियो जो है रात में आपको मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जिन साइंस के प्रश्नों को करने वाले हैं, ये सारे प्रश्न आपके हाल ही के 2-3 दिनों में जो है इस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो हर एक सवाल जो है आपके इस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आप सारे ही प्रश्नों को पहले आप खुद से बनाइए, देखिए कि आपसे प्रश्न बनते हैं या नहीं बनते हैं। आसान प्रश्न है ना। 30 प्रश्न है, इस 30 में से 25 तो कम से कम आपसे बन जाने चाहिए। 25 से ज़्यादा अगर आप बना पाते हो तो और भी बढ़िया बात है, राइट। तो इससे जो है आपकी तैयारी कैसी है ये भी पता चलेगा। वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप जो है मोबाइल ऐप पर जाइए। साइन अप करने के बाद, लॉगिन करने के बाद आप इस फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना, सारे वीडियोस के PDF आपको मिल जाएंगे। अब आइए हम लोग प्रश्नों को करते हैं। निम्न में से कौन सी मछली समुद्री जल में नहीं पाई जाती है, यानी समुद्र में ये मछली नहीं पाई जाती है ना, समुद्री मछली नहीं है। तो आंसर है रोहू। ये नदी में, तालाबों में, यानी मीठे पानी में या फिर ताजा पानी में बोल सकते हो आप कि ये मछली जो है पाई जाती है, समुद्री जल में नहीं पाई जाती है। रिवीजन सीरीज में मैंने आखिरी वीडियो ये डाला था, आखिरी चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। वन शॉट में ये हम लोगों ने चैप्टर कवर किया था। टोटल 170 MCQs मैंने करवाया था, और ये मैंने पिक्चर आपको इसी वाले वीडियो में दिया था और कहा था कि ये आपको नाम जो है याद रखने होंगे। ये सारे के सारे समुद्री मछली है। इनमें अधिकांश जो है वास्तविक मछली है, कुछ अवास्तविक मछली है, जैसे झींगा, ये अवास्तविक मछली है। ठीक, मैंने आपसे कहा था कि ये आपको याद रखने होंगे। कौन सी मछली है जिसे पकड़ी जाती है, यानी इन सारी मछलियों का संवर्धन नहीं किया जाता है, इन सारी मछलियों का संवर्धन किया जाता है, इन सारी मछलियों का संवर्धन किया जाता है। इसमें ये खरपतवार है ना, ये मसल है, ओएस्टर है, भले हम इसे कवचीय मछली बोलते हैं बट ये मछली है नहीं, है ना। झींगा भी मछली नहीं, अपने आप में कीट है। आर्थ्रोपोडा है, ये आर्थ्रोपोड है। तो इन समुद्री मछली में देखो, पॉम्फ्रेट दिया हुआ है, पॉम्फ्रेट दिया हुआ है, भेटकी दिया हुआ है और टूना दिया हुआ है। रोहू आपको नहीं दिखेगा। तो देखो यहाँ पर भेटकी है, पॉम्फ्रेट है और टूना है। ये तीनों मछलियां जो है समुद्री जल में पाई जाती है, लेकिन रोहू जो है नहीं पाई जाती है। तो यहीं से प्रश्न आपके इस एग्जाम में पूछा गया था। ये प्रश्न जो है कल परसों में ही पूछा गया है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है। वस्तु को दर्पण के सामने -30 सेंटीमीटर पर रखी है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? देखते ही आंसर 60 सेंटीमीटर टिक मारो। बहुत ही आसान प्रश्न है, न्यूमेरिकली सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको ये याद है कि कहाँ पर वस्तु को रखने से प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आपको फॉर्मूले पर मान बैठाने की आवश्यकता भी नहीं है। देखो क्या कहा गया है, फोकस दूरी जो है ये -20 सेंटीमीटर है, यानी कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस दूरी है। तो वक्रता केंद्र निश्चित रूप से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वस्तु को रखा गया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को रखा गया है। अगर मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखा गया है तो प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र के पड़े होगा, यानी कि वक्रता केंद्र के बाद होगा। तो प्रतिबिंब दूरी निश्चित है कि 40 सेंटीमीटर से अधिक आएगी। अब 40 सेंटीमीटर से ये दोनों के दोनों कम है और ये एग्जैक्ट 40 सेंटीमीटर है, ये भी आंसर नहीं होगा, यानी कि 60 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वरना आपको क्या करना है, दर्पण सूत्र लगाइए, 1/v + 1/u = 1/f और वहां से v निकालिए। C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर सीधी रेखा में न जाकर वक्र पथ में क्यों घूमता है? अर्थ है ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों तरफ चंद्रमा जो है चक्कर लगा रहा है, राइट। देखिए, वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए एक बल जिम्मेवार होता है जिसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके लिए जिम्मेवार है? वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, वृत्तीय गति अगर हो रही है, यानी कि ये बल वहां पर काम कर रहा है। अगर ये बल काम करना बंद कर दे किसी भी कीमत पर, वृत्तीय गति संभव नहीं है, वृत्तीय पथ पर गति संभव नहीं है। तो अगर पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है वृत्तीय पथ पर, तो निश्चित है कि यहां पर भी
एक अभिकेंद्रीय बल काम कर रहा होगा और ये अभिकेंद्रीय बल जो है वृत्त के केंद्र की ओर काम करता है, यानी ये इधर की ओर जो है, इस वृत्त के केंद्र की ओर जो है ये अभिकेंद्रीय बल काम कर रहा होगा। ये जो अभिकेंद्रीय बल होता है, ये इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है mv²/r। खैर इस फॉर्मूले को आप छोड़ो, ये तो आपको समझ में आया कि ये अभिकेंद्रीय बल जो है इधर की ओर काम कर रहा होगा। ये जो अभिकेंद्रीय बल है इस वाले केस में गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है ना, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान है ना, कैपिटल G और बट्टे में इन दोनों के बीच की जो दूरी है r²। इस वाले केस में अलग अलग केस में अभिकेंद्रीय बल जो है अलग अलग बल के बराबर होता है। इस वाले केस में कि पृथ्वी है, चारों तरफ चंद्रमा, पृथ्वी है और उसके चारों तरफ चंद्रमा जो है वो घूम रहा है। यहां पर जो अभिकेंद्रीय बल है ये इन दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है इसके बराबर हो जाता है, राइट। तो यहां पर हम बोलेंगे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा को अपनी ओर खींचता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यही खिंचाव गुरुत्वाकर्षण बल है और यही खिंचाव यहां पर अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाता है, जो मैंने आपको यहां पर समझाया। इंग्लिश में इस बल को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। एक पत्थर को ऊपर की ओर 12 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक वेग से फेंका गया, 1 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा? ऊपर की ओर फेंका गया है इस वाले स्पीड से। जब भी ऊपर की ओर फेंका जाए तो हम त्वरण जो है -g के बराबर लेते हैं और टाइम हमें दिया हुआ है, हमसे वेग पूछा है बाद में, यानी कि हमसे अंतिम वेग पूछा गया है। तो v, t, u, a इन सारे में क्या रिलेशन होता है? तो हम लगाएंगे जो गति का पहला समीकरण है v = u + at। v अपने को चाहिए, u का मान 12 दे रखा है, a का मान हम -g लेंगे, g का मान आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। सारे मान हम लोग स्थायी मात्रक में डाल रहे हैं और यहाँ पर समय 1 सेकेंड। तो 12 - 9.8 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.2 मीटर पर सेकेंड। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो नीचे की ओर तो गति की दिशा होने वाली नहीं है। हमने अगर वस्तु को ऊपर की ओर फेंका है, वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो वेग की दिशा ऊपर की ओर है, तो नीचे की ओर वाले को तो पहले आप यहां से उड़ा सकते हो, ये तो नहीं होने वाला है। हाँ, त्वरण नीचे की ओर है ना, त्वरण नीचे की ओर है। हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वेग की दिशा ऊपर की ओर, लेकिन त्वरण जो है वो नीचे की ओर काम कर रहा है। त्वरण जो है ये नीचे की ओर काम कर रहा है। तभी तो जब भी वेग की दिशा और त्वरण की दिशा विपरीत हो जाए, वेग लगातार घटेगा। तो जब हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, वेग लगातार घटता है क्योंकि त्वरण नीचे की ओर काम कर रहा है। गुरुत्वीय त्वरण जो है वो नीचे की ओर काम कर रहा है और जो वेग की दिशा है ये ऊपर की ओर है। तो नीचे की ओर वाले को पहले हम लोग काट देते हैं, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी तब हमें बी और सी में से किसी एक को चूज करना होता, तुक्का भी मारते तो आधा चांस रहता कि सही हो जाता। वैसे आसान प्रश्न है ये, तो आंसर हमारा 2.2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है। एक बर्तन ले रहे हो, उसमें आपने अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाया तो बर्तन थोड़ा सा गर्म हो जाता है क्योंकि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो या फिर बोल दो ऊर्जा का उत्सर्जन हो, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया ये है, लेकिन अपने आप में जो है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है। लेकिन फिर भी इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा तो हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के साथ ही जाएंगे कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल बनता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना? रेडॉक्स अगर आप इस नाम को देखते हो तो इसमें देखो RED आया ना, तो इसका मतलब होता है रिडक्शन, इसका मतलब होता है रिडक्शन, और इस OX से होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसी को हम लोग बोलते हैं अपचयन, और ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। अपचयन उपचयन अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ का अपचयन हो, दूसरे पदार्थ का उपचयन हो,
वैसे अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी एक ही अभिक्रिया में आपको अपचयन उपचयन दोनों देखने को मिल जाएगा। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे बोलते हैं? जब किसी अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ या फिर अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, वैसे अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक तत्व है A और ये एक यौगिक है BC। इसमें क्या हुआ कि इस A ने BC से B को विस्थापित कर दिया, B को विस्थापित कर दिया और अपना यौगिक बनाया और B को साइड कर दिया। क्योंकि A ज़्यादा रिएक्टिव है B से, इसीलिए ऐसा हुआ है। A ने इस यौगिक से B को विस्थापित कर दिया और खुद का यौगिक बनाया। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। शुक्राणुओं के लिए ऊर्जा या पोषण युक्त द्रव का स्राव किन ग्रंथियों द्वारा किया जाता है? ये नर जनन तंत्र का भाग है, पार्ट्स हैं। इसमें देखो तो 3 ग्रंथियां जो है आपको दिखाई गई है। एक है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसी को हम लोग काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, जो आपको यहां पर दिया गया है ऑप्शन बी में। दूसरी ग्रंथि है सेमिनल वेसिकल और तीसरी ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये 3 ग्रंथियां हैं। जो आप वीर्य देखते हैं इसका लगभग 70% भाग जो है केवल इसका सिक्रीशन होता है और इसके सिक्रीशन में ही फ्रक्टोज शुगर होता है, जिससे शुक्राणुओं को जो है ऊर्जा मिलती है, या फिर बोल दो न्यूट्रिशन जो है मिलता है। दूसरी ग्रंथि है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। ये शुक्राणुओं को एक्टिव करता है, इसके शुक्राणुओं की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, एक्टिविटी को बढ़ाता है, स्पर्म के एक्टिविटी को बढ़ाता है ना। ये जो है मोटिलिटी को भी इंक्रीज, यानी शुक्राणुओं की गतिशीलता को गति करने में, ये हेल्प जो है इसका सिक्रीशन करता है। मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, गतिशीलता को बढ़ाता है। यहां भी आप बोल सकते हो कि मोटिलिटी को इंक्रीज करने का काम जो है इस ग्रंथि का स्राव करता है। साथ में जो महिला की योनि होती है उसके एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने का काम जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन के द्वारा किया जाता है। महिला की योनि जो है वो अम्लीय होती है, तो उस अम्लीय माध्यम को खत्म करने का काम भी इस प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन के द्वारा किया जाता है। साथ में मोटिलिटी बढ़ाने का काम, एक्टिविटी बढ़ाने का काम, ये सब भी है। तीसरी ग्रंथि है ये काउपर्स ग्लैंड, इसी को काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, इसी को हम लोग काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? देखो ये जो मूत्र मार्ग है, यहां से मूत्र बाहर आता है ना, लिंग के अंदर ये मूत्र मार्ग होता है, यहीं से वीर्य भी बाहर आता है और मूत्र भी बाहर आता है। जब मूत्र यहां से गुजरता है तो ये पूरा रास्ता जो है अम्लीय हो जाता है। तो वीर्य के बाहर निकलने से पहले ये ग्रंथि जो है अपना स्राव छोड़ती है और इस पूरे रास्ते का जो अम्लीय प्रभाव है इसको खत्म कर देता है। वो स्राव मूत्र मार्ग को चिकना बनाने का काम जो है इस ग्रंथि का स्राव करता है, और मूत्र मार्ग में जो अम्लीय प्रभाव है, अम्लीय माध्यम है, इसको न्यूट्रलाइज करने का काम इस ग्रंथि के सिक्रीशन के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे काम है इन सारे ग्रंथियों का। सेमिनल वेसिकल एवं प्रोस्टेट ग्रंथि, जो मेन आंसर होगा हमारा वो सेमिनल वेसिकल ही होगा, लेकिन इसके साथ प्रोस्टेट भी दे रखा है तो हम लोग फिर भी सी ऑप्शन को ही टिक करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारे ब्रेन में है, इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। दाब की एसआई इकाई निम्न में से कौन सी है? तो दाब बराबर प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटे में एरिया। ये जो बल होता है ये लंबवत बल होता है, और लंबवत बल को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं, प्रणोद बोलते हैं। तो इसका एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? बल का आएगा ऊपर में न्यूटन और नीचे एरिया का आएगा मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जूल एसआई मात्रक है कार्य का, ऊर्जा का, ऊष्मा का, इन सारे का। न्यूटन एसआई मात्रक है बल का,
और वाट SI मात्रक है विभवांतर का, सॉरी विभवांतर का नहीं, शक्ति का। सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा अपघटित नहीं होती है? देखो, दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक जो अपघटित हो जाते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जैसे कि बैक्टीरिया है, कवक है ना, ये अपने एंजाइम सिक्रेट करते हैं और उसको अपघटित कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका ये सब कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं सूक्ष्म जीव, तो जिनका अपघटन सूक्ष्म जीव कर देते हैं उसे हम लोग जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं, और जिनका अपघटन वो नहीं कर पाते उसे हम लोग गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं या फिर अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं। तो मिट्टी है, फल है, पेड़ है, पेड़ पौधों से जो अवशेष हमें मिलते हैं, जीव जंतुओं से जो अवशेष हमें मिलते हैं, वो सारे जो होते हैं आपके जैव निम्नीकरणीय होते हैं, उनका अपघटन सूक्ष्मजीव बड़ी आसानी से कर देते हैं। लेकिन प्लास्टिक, इसका अपघटन जो है सूक्ष्मजीव नहीं कर पाते हैं, लंबे समय तक ये पर्यावरण में बने रहते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए कहा जाता है हमें प्लास्टिक के थैले जो है वो कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए, नहीं के बराबर इस्तेमाल करने चाहिए। हमें जूट के थैले, कागज के थैले, इन सारे का इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि हम अगर इनको फेंक भी देते हैं कचरे में तो भी ये सूक्ष्म जीव जो है इनका अपघटन आसानी से कर देंगे। जूट के अगर थैले हैं, कागज के अगर थैले हैं, तो प्लास्टिक का अपघटन ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं नहीं कर पाते हैं। तो मिट्टी है, फल है, पेड़ है, ये सारे जो होते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, जबकि प्लास्टिक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग बैक्टीरिया द्वारा होते हैं? यौन संचारित रोग यानी कि वो सारे रोग जो यौन संबंध बनाने से फैलते हैं। तो गोनोरिया, सिफिलिस, जननांग मत्स्य, ये सारे के सारे यौन संचारित बीमारियां ही हैं। लेकिन जो गोनोरिया है ये बैक्टीरियल है, सिफिलिस बैक्टीरियल है और ये वायरल है। तो गोनोरिया तथा सिफिलिस दोनों, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जाना जाने वाला यौगिक निम्न में से किस रासायनिक सूत्र से दर्शाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी में जब हम पानी डालते हैं तो जिप्सम बनता है, ये जिप्सम का सूत्र है, ये जिप्सम का सूत्र है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है जिसे हम लोग संगमरमर, चूना पत्थर, है ना, संगमरमर है, चूना पत्थर है और चौक है, इन सारे का सूत्र यही होता है। और ये है क्विक लाइम, कली चूना हम लोग इसे बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कली चूना। कली चूना बोल दो, अनबुझा चूना बोल दो, है ना, या सिंपली चूना अगर बोला जाए, जो मार्केट से आप चूना खरीद कर लाते हो, ये कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है। मिश्रित कृषि से क्या तात्पर्य है? मिश्रित कृषि है, मिश्रित फसल नहीं है, मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं है, मिक्स्ड एग्रीकल्चर है। तो मिश्रित कृषि का मतलब हो गया कि फसल उगाने के साथ साथ आप पशुपालन भी करें, खेती बाड़ी के साथ साथ आप पशुपालन भी करें। तो फसल उत्पादन के साथ पशुपालन करना, फसल भी उगा रहे हैं, साथ में जो है मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, मधुमक्खी पालन है, ये सारे भी आप कर रहे हैं, तो वो मिश्रित कृषि जो है कहलाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल अस्थायी ऊतक होता है? दो प्रकार के अस्थायी ऊतक होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। तो पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, ये सारे जो होते हैं सरल अस्थायी ऊतक होते हैं। जटिल अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं जाइलम, दूसरे को बोलते हैं फ्लोएम। जाइलम से जल है और खनिज है, इन सारे का स्थानांतरण होता है, और फ्लोएम से भोजन का, है ना, फूड का। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म से होकर गुजरते समय श्वेत प्रकाश के रंग अलग अलग क्यों हो जाते हैं? जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं ये 7 रंगों में टूट जाता है। इस घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, केवल विक्षेपण भी आप बोल सकते हो, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब ये 7 रंगों में टूट क्यों जाते हैं? इसके पीछे कारण ये होता है कि जो प्रिज्म होता है, ये जो प्रिज्म है जहां से व्हाइट लाइट को ऐसे गुजारा जाता है
और ये 7 रंगों में जो है प्रकाश की किरण जो है ये ऐसे टूट जाती है। ऐसा इसलिए होता है, ये जो प्रिज्म है, ये जो ग्लास है, इसका जो अपवर्तनांक होता है अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है, जिसके कारण इस प्रिज्म में अलग अलग रंग के प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाती है, क्योंकि अपवर्तनांक और चाल में विपरीत संबंध है ना, व्युत्क्रम अनुपाती है एक दूसरे के। तो अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वो अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए जो चाल है वो अलग अलग है। ठीक, तो हम बोलेंगे क्योंकि विभिन्न रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अब ये ध्यान में रखना, यहां लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की गई है, यानी कि अलग अलग रंग के अलग अलग रंग का जो प्रकाश है उसका अपवर्तनांक अलग अलग है। अब ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए इस प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग है। ठीक है भाई, अपवर्तनांक हम किसी पदार्थ का बोलते हैं, हम लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी बोलते हैं, हम तो किसी माध्यम का बोलते हैं ना अपवर्तनांक। प्रकाश का अपवर्तनांक नहीं होता है, माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो यहां पर जो बी कहा गया ना, इसका मतलब यही है कि अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, जिससे चालें अलग अलग हो जाती हैं, तो उसका अपवर्तन भी अलग अलग होता है, तो अलग अलग रंगों में ये टूट जाते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, या फिर बोल दो कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये पता जो है सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने लगाया था। कौन सा ऊतक पौधों में पदार्थों का परिवहन ऊपर तथा नीचे दोनों दिशाओं में करता है? अभी आपने एक ऊतक देखा, जटिल अस्थायी ऊतक, जिसे हम लोग जाइलम बोलते हैं। तो जाइलम में क्या होता है कि जल का स्थानांतरण रूट से लीफ की तरफ, पत्तियों की तरफ होता है। जल का स्थानांतरण और खनिज का स्थानांतरण जाइलम के थ्रू। अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम में क्या होता है, पत्तियों में खाना बनता है। पत्तियों में खाना बनता है तो वो खाना जो है स्टोर्ड होने के लिए जड़ के पास भी आता है, जड़ के पास भी आता है। और मान लीजिए कि पतझड़ का समय है, पत्तियां जो है वृक्ष पर कम है, इस समय क्या होता है, जो स्टोर्ड फूड होता है रूट से वो पत्तियों की तरफ जाता है। तो फ्लोएम में फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है ये बाई डायरेक्शनल है, या फिर विभिन्न दिशाओं में होता है बोल सकते हो, या फिर बाई डायरेक्शनल आप बोल दो, बाई डायरेक्शनल बोल दो, है ना, या फिर मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकता है। बेसिकली यूनी डायरेक्शनल ये नहीं है, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, यूनी डायरेक्शनल नहीं है, ये यूनी डायरेक्शनल है, ये यूनी डायरेक्शनल है। तो आंसर हमारा फ्लोएम हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर। मेढक का टेडपोल यानी कि लार्वा अवस्था से पूर्ण विकसित अवस्था में परिवर्तन किस प्रक्रिया से होता है? देखो, बायो में एक टर्म होता है जिसे हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, ए हमारा राइट आंसर। जैसे एक इंसान का बच्चा जब जन्म लेता है, एक मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है तो मनुष्य जैसा ही दिखता है ना, मनुष्य जैसा ही दिखता है, भले रंग वंग जैसा भी हो अलग चीज है, लेकिन जो उसका बॉडी डिजाइन है, शारीरिक रूप है, वो तो मनुष्य जैसा ही होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जब उनका बच्चा जन्म लेता है तो जो उनका शारीरिक रूप है, जो बॉडी डिजाइन है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है ना। जो उनके जनक होते हैं या फिर वयस्क अवस्था में जाने के बाद वो जीव जैसे हो जाते हैं, उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं जब वो जन्म लेते हैं। जब वो धीरे धीरे जब वो एडल्ट बनते हैं, तब जाकर के उसका बॉडी डिजाइन जो है जीव का प्रॉपर तरीके से आता है। जन्म लेते समय अलग ही टाइप का बॉडी डिजाइन होता है, डिफरेंट होता है ना। मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पास भी आप देखते हो कि पता चल जाएगा कि हाँ यार ये मनुष्य का बच्चा है ना, आपको बॉडी डिजाइन जो है सिमिलर देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं, जब उनका बच्चा जन्म लेता है तो उसका बॉडी डिजाइन जो है बिल्कुल एडल्ट फेज में जाने के बाद, वयस्क होने के बाद जो उसका बॉडी डिजाइन होगा ना, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो रूपांतरण है, इसी को हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, इसी को हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो होता क्या है, जैसे मेढक के केस में कि ये अंडा है, अंडे से देखो भ्रूण बना और ये टेडपोल बना। अब ये जो बॉडी डिजाइन है ये डिफरेंट है इस वाले बॉडी डिजाइन से,
है ना, इस वाले बॉडी डिजाइन से ये डिजाइन डिफरेंट है। तो ये जो रूपांतरण होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो मेढक का लार्वा अवस्था से पूर्ण विकसित अवस्था में परिवर्तन किस प्रक्रिया से होता है? तो मेटामॉर्फोसिस। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? न्यूरॉन के बारे में कौन सा कथन गलत है? लंबाई में बहुत लंबी होती है, तो बिल्कुल सही बात है। हमारे बॉडी के अंदर सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका ही है, ये स्टेटमेंट तो सही है। शरीर में संदेशों का संचार करती है, बिल्कुल सही। एकदम से फास्ट जो है मैसेज का ट्रांसमिशन होता है न्यूरॉन्स के थ्रू। लंबाई में बहुत छोटी होती है, बिल्कुल ही गलत बात है। शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं में से एक होती है, इनफैक्ट शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका ही है। सी ऑप्शन गलत है। जाइलम में कौन सा ऊतक सहायक समर्थन देने वाला होता है? यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम जो है, या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम जो है, जाइलम में कौन सा ऊतक सहायक होता है? जाइलम ऊतक में कौन सा, देखो सवाल थोड़ा सा अटपटा है। सवाल ये पूछा गया है कि जाइलम में जो है कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जाइलम में कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि ट्रैकीड है, जैसे कि वाहिकाएं हैं, जाइलम तंतु है, जाइलम पैरेन्काइमा है। ये सारे कंपोनेंट्स मिल करके जाइलम टिश्यू का निर्माण करते हैं। इन सारे का काम अलग अलग होता है। ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है, इसका काम फूड स्टोरेज का होता है। इन दोनों का काम, अभी जाइलम के बारे में आपने देखा कि जल और खनिज का स्थानांतरण जो है जाइलम के द्वारा किया जाता है, इन्हीं दोनों के द्वारा किया जाता है। तो इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्यूब है ये, ट्रांसपोर्टेशन किसका? वही वाटर एंड मिनरल्स। ये जो जाइलम तंतु है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक सहारा, है ना, यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम ये जाइलम तंतु के द्वारा किया जाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम में से अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सही क्रम कौन सा है? बार बार मैं आपको बोलता हूं कि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर है क्लास 10th के अंदर, उसमें जो रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है, आपको रटा होना चाहिए, है ना, आपको रटा होना चाहिए। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे पोटेशियम मिलेगा, उसके बाद मिलेगा सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, उसके बाद आपको हाइड्रोजन दिखेगा, देन आपको कॉपर दिखेगा, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक, अब देखो यहां पर पोटेशियम है, कैल्शियम, एल्युमिनियम है, सही क्रम आपको चुनना है। तो पोटेशियम की जो अभिक्रियाशीलता है सबसे ज्यादा है, उससे कम कैल्शियम की है और उससे कम एल्युमिनियम की है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से कराई जाती है तो क्या बनता है? जब आप किसी अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं धातु के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट से, जब आप किसी अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट को हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या सब बनता है? यहां बनता है सॉल्ट, लवण बनेगा, जल बनेगा, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड है और आपने यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ले लिया। देखो यहाँ पर ये धातु का कार्बोनेट है, सोडियम धातु है और ये कार्बोनेट है और ये अम्ल है। इनके बीच में अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा NaCl, जल बनेगा H2O और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। बी हमारा राइट आंसर। दर्पण सूत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। दर्पण सूत्र अवतल तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए लागू होता है, बिल्कुल सही है। उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, दर्पण सूत्र तो हम लोग लगा ही सकते हैं।
किसी भी दर्पण में हम लगा सकते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र वस्तु की ऊंचाई पर निर्भर करता है, गलत हो जाएगा। इसमें कहीं पर भी आपको वस्तु की ऊंचाई नहीं दिखने वाली है, केवल कथन एक सही है, ए हमारा राइट आंसर। फ्यूज को घरेलू विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है? तो फ्यूज को हम लोग जोड़ते हैं सेफ्टी पर्पज के कारण। जैसे मान लीजिए कि 5 एम्पियर का फ्यूज है और यहाँ मान लो कि कोई डिवाइस लगा हुआ है ना, कोई डिवाइस लगा हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है पंखा ही लगा हुआ है, ठीक। तो पंखे में धारा जो है इस तार के थ्रू मान लीजिए कि जा रही है, और ये जो पंखा है ये 5 एम्पियर से धारा अगर इस पंखे में जाए तो ये पंखा खराब हो जाएगा। तो हम इस रास्ते में 5 एम्पियर का फ्यूज लगा देंगे, ताकि जैसे ही 5 एम्पियर से ज़्यादा धारा जाए इसमें, ये पहले जो फ्यूज तार होता है ये गल जाए। तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, धारा यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी, फ्यूज तार जो है गल जाएगा। तो सेफ्टी के पर्पज से लगाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरत से ज़्यादा वोल्टेज है ना, ज़्यादा करंट जो है वो आ जाता है सर्किट में, तो वैसे केस में ये फ्यूज जो है डिवाइस को खराब होने से बचाता है। तो हम बोलेंगे फेज तार के श्रेणी क्रम में, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्रेणी क्रम में हम लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, है ना, सीरीज में लगाते हैं। अगर मान लो इसके पैरेलल हम लगा देंगे फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर फ्यूज लगा देंगे तो कोई फायदा नहीं है, धारा जो इधर से ना जाकर के इधर की ओर चली जाएगी। तो हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं कि डिवाइस में जाने से पहले धारा जो है इस फ्यूज से होकर के जाए। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र किन भागों से मिलकर बना होता है? तो तंत्रिका तंत्र में जो मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, जो तंत्रिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिका, ये सब आते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अयस्कों से धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो धातुओं को प्राप्त किया जाता है उसके अयस्क से। जैसे कि जिंक को प्राप्त किया जाता है जिंक ब्लेंड से, है ना, जिंक को प्राप्त किया जाता है जिंक ब्लेंड से। ऐसे बहुत सारी है। एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाता है उसके एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, यानी कि बॉक्साइड से, है ना, जिंकाइट है, जिंक ब्लेंड है, सिनेबार है। बहुत तरह के अयस्क होते हैं अलग अलग धातुओं के, जहां से उन धातुओं को प्राप्त किया जाता है। तो इस प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है इसे हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं, धातु कर्म बोलते हैं, है ना, मेटलर्जी बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जब धातु को प्राप्त किया जाता है अयस्क से तो सबसे आखिरी में जाकर के जो है परिष्करण होता है उसका, है ना, परिष्करण यानी कि धातु को प्योर से प्योर फॉर्म में प्राप्त किया जाता है। आखिरी में जाकर के उसका शोधन होता है, शुद्धिकरण, परिष्करण होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। और जंग से बचाने के लिए या फिर संक्षारण से बचाने के लिए, जंग लगना भी अपने आप में एक संक्षारण है, तो संक्षारण से बचाने का एक उपाय होता है मिश्र धातुकरण, यानी कि मिश्र धातु बनाना। जैसे लोहे पर जंग जो है वो लग जाता है, तो लोहे के साथ हम लोग दूसरे धातु को मिला करके एक मिश्र धातु तैयार करेंगे, अब उसमें जंग नहीं लगेगा। जैसे कि स्टेनलेस स्टील, है ना, स्टेनलेस स्टील अपने आप में मिश्र धातु है जिसमें जंग नहीं लगता है। तो संक्षारण से बचाने के लिए एक उपाय है मिश्र धातुकरण, पेंट लगाना, ग्रीज लगाना, है ना, कई तरह के उपाय होते हैं, जस्ते की परत चढ़ाना। और एक उपाय ये भी है मिश्र धातुकरण, यानी कि अलॉय बनाना, मिश्र धातु बनाना, राइट। और अयस्क से धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग धातु कर्म बोलते हैं। धातु कर्म का सबसे आखिरी स्टेप होता है परिष्करण, शुद्धिकरण। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 3F कर दिया जाए, यानी 3 गुना कर दिया जाए, और उसका द्रव्यमान जो है ये आधा कर दिया जाए, तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है। त्वरण बराबर हो जाएगा बल बट्टे में द्रव्यमान। कहा जा रहा है कि बल को अगर 3 गुना कर दिया जाए, तो यहां देखो पहले त्वरण मान लो कि A था, बल को अगर 3 गुना करोगे तो त्वरण भी 3 गुना हो जाएगा। द्रव्यमान को आधा करोगे तो त्वरण जो है 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि उल्टा संबंध है। द्रव्यमान हम आधा करेंगे तो त्वरण जो है उसी रेट से बढ़ जाएगा। तो 6A हमारा आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न। यदि दूरी समय रेखा ग्राफ वक्र हो तो इसका क्या अर्थ होता है? देखिए आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जिसे ST कर्व भी बोलते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हम बोलेंगे एक समान चाल, है ना, एक समान चाल। अगर मान लीजिए ये कर्व है, ST ग्राफ में यहां पर लिख देता हूं, चलो। ST ग्राफ मतलब y एक्सिस पर डिस्टेंस है और x एक्सिस पर टाइम है।
अगर ये कर्व लाइन है ना, कर्व लाइन है, तो समझ जाना कि असमान चाल है। जैसे कि भीड़ भाड़ वाले स्थान पर आप जाते हैं तो जो गाड़ी है कभी तेज कभी धीमी, कभी तेज कभी धीमी, असमान चाल है ना। तो अगर हम उसका ग्राफ खींचेंगे डिस्टेंस टाइम एक्सिस पे, तो हमें जो है कर्व लाइन मिलने वाली है। अगर आप समान दूरी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकंड, ये एक समान चाल है। कोई गाड़ी जो है, कोई कार जो है इस स्पीड से चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, हर 1 सेकंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस कार जो है डिस्टेंस कवर कर लेती है। हर 1 सेकंड में कार 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो ऐसे के लिए जो ग्राफ आपको प्राप्त होगा ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगा, राइट। तो हम बोलेंगे वस्तु असमान वेग से चल रही है, वस्तु असमान वेग से चल रही है। तो चाल और वेग ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं अगर डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है तो, राइट। सीधी रेखा में अगर गति हो तो चाल और वेग हमारा एक ही समान होता है। द्रव का अधिक संपीड़न क्यों नहीं होता? अगर हम संपीड़न की बात करते हैं, अगर हम संपीड़न की बात करते हैं कि कौन सा पदार्थ ज्यादा संपीड़ित होता है, अगर हम संपीड़न की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो संपीड़न है वो गैस का होता है, उससे कम संपीड़न द्रव का होता है, बहुत कम, और ठोस का संपीड़न तो नहीं के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। द्रव के कण जो है पास पास होते हैं, इनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है। और सबसे पास जो है ठोस के कण होते हैं, इनके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा मजबूत होता है। तो हम बोलेंगे क्योंकि द्रव के अणुओं के बीच मध्यम आकर्षण बल होता है, जिसके कारण इनके जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, है ना। स्पेस, कणों के बीच में जो स्थान है, कणों के बीच में जो स्थान है वो कम होता है। तो ऐसे में अगर हम दबाते भी हैं तो पहले से स्थान कम है तो कितना ही दब जाएंगे वो, है ना। गैस के केस में कण बहुत दूर दूर है तो दबा करके पास ले आएंगे, लेकिन जिनमें पहले से कण जो है बहुत सटे सटे हैं, पास पास है, तो उनको आप दबा कर कितना ही पास ले आओगे। तो द्रव के कण, द्रव जो होते हैं वो ज्यादा संपीड़ित नहीं है, ठोस तो नहीं के बराबर संपीड़ित है, सबसे ज्यादा गैस संपीड़ित है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता। दर्पण की बात की है, उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता, बिल्कुल सही है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है जो कि सीधा होता है। अवतल दर्पण सौर भट्टी में प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। तो अवतल दर्पण में हम जानते हैं कि अगर प्रकाश किरण ऐसे समानांतर आपतित होती है दर्पण पे, मुख्य अक्ष के ऐसे समानांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद जो है ये मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है, यानी मुख्य फोकस पर आकर के केंद्रित जो है सारी की सारी प्रकाश किरणें होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता है सौर भट्टी में। बड़ा सा जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है सन से आने वाली लाइट रेज को एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज करने के लिए, फोकस करने के लिए, है ना, केंद्रित करने के लिए, और वो जो है मुख्य फोकस पर केंद्रित किया जाता है। दोनों कथन सही है, कथन 1 और 2 दोनों गलत, दोनों सही। सी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 12 मीटर पर सेकंड है तथा त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 1 सेकंड बाद उसका अंतिम वेग कितना होगा? ये सवाल तो रिपीट हो गया ना। v बराबर u प्लस at। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 12 मीटर पर सेकंड है तथा त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नहीं, रिपीट नहीं हुआ, यहां पर ऊपर फेंकने की बात नहीं की गई है। u का मान 12 है, a का मान 9.8 हो जाएगा, समय 1 है। तो 12 में हम लोग 9.8 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 8 20, 21.8 मीटर पर सेकंड। इससे पहले सेम ही सवाल था, बस उसमें जो वस्तु है उसको ऊपर की ओर फेंका गया था। 5 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 5 मीटर तक विस्थापित करता है, इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? तो कार्य बराबर बल गुने में विस्थापन होता है। यदि बल और विस्थापन ये दोनों सेम ही दिशा में हो तो 5 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 5 मीटर तक विस्थापित करता है। अब इसमें यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि बल और विस्थापन की दिशा किधर की ओर है, तो हम लोग सेम ही दिशा में मानकर चलेंगे, है ना, सेम ही डायरेक्शन में मानकर चलेंगे।
तो बल 5 न्यूटन है और विस्थापन 5 मीटर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कारण परिक्रमण करती है? आई थिंक पहला सवाल था, नहीं पहला नहीं, या दूसरा सवाल था। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था अर्थ के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। यहां पर क्या है? सन है। यहां पर सन है जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। यहां पर भी अभिकेंद्रीय बल लग रहा है जिसके कारण ये जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है। और यहां भी जो अभिकेंद्रीय बल है गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर ही होगा। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अग्रवेग के कारण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अग्रवेग के कारण, उग्रवेग के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कारण परिक्रमण करती है? देखो कारण वही है अभिकेंद्रीय बल, जो यहां पर बराबर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के उग्र वेग के कारण, आई थिंक होना चाहिए उग्र वेग के कारण। अग्र क्या होता है? उग्र वेग के कारण, यानी कि तेज वेलोसिटी के कारण बोल सकते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। उग्र वेग यानी कि हाई वेलोसिटी के कारण और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो मेन तो आंसर यही होगा कि अभिकेंद्रीय बल के कारण। और ये अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, जो पृथ्वी और इस सूर्य के बीच में काम करता है, राइट। तो आपने देखा कि सवाल जो पूछे जा रहे हैं बड़े आसान पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सवाल जो पूछे जा रहे हैं बड़ी आसान पूछे जा रहे हैं। तो आपको घबराने की बात नहीं है। जिनका भी एग्जाम अभी होने वाला है, आप ये मत सोचिए कि मेरा एग्जाम कैसे जाता है। आपकी तैयारी बढ़िया है, ठीक ना। बहुत ज़्यादा साइंस अगर आपका स्ट्रांग नहीं है, फिर भी अच्छे खासे सवाल जो है आप बना करके आएंगे। तो आप में से जिनका भी पेपर अभी नहीं हुआ है, बचा हुआ है, आने वाले टाइम में होगा, उन सभी को मेरी शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट।